तक हुआ था मंत्री और मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल। बताना यह था कि चुनाव हारने के बाद कैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं या मंत्री बन सकते हैं। देखिए, चुनाव हारने के बाद मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि किसके इच्छानुसार, राष्ट्रपति के इच्छानुसार। यदि राष्ट्रपति के इच्छानुसार मंत्री और प्रधानमंत्री बन सकते हैं यदि व्यक्ति हार गया है तब भी। कहाँ हारा है? लोकसभा का चुनाव। कौन सा चुनाव? जो भी संसदीय चुनाव हुआ था, संसदीय चुनाव हुआ था ना अभी 2024 में, तो इसी में से तो ये मालूम चल रहा ना प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो अगर हार गए हैं, जैसे मान चलिए हारे नहीं, हमारे मोदी जी हार जाते बनारस से, तब भी यदि राष्ट्रपति चाहते ना तो क्या बना देते इन्हें? पीएम बना देते। ठीक है, कितने महीने के लिए टाइम दिया? कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए बिना जीते क्या बन सकते हैं? मंत्री या प्रधानमंत्री। लेकिन कहा गया है 6 महीने के अंदर अंदर क्या करा लेना है? उपचुनाव। क्या करा लेना है? उपचुनाव। समझ में आया? और उपचुनाव में इनको क्या करना है? अपनी सीट को दिखाना है कि हम जीत हासिल कर लिए। ठीक है, अगर उपचुनाव में ये हार जाते हैं तो 6 महीने तक इनकी वैलिड रहेगी, यानी 6 महीने तक रह सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा? इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिना जीते आए हैं ना। जीत के आएंगे तो पूरा 5 साल। कितने साल के लिए? या जीते नहीं है तब कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। पर ये जो 6 महीने के लिए बनते हैं किसके इच्छा अनुसार बनते हैं? राष्ट्रपति के। वो बताए थे शंकु, त्रिशंकु बताए थे। त्रिशंकु की स्थिति में क्या करते हैं? राष्ट्रपति अपने विवेक का उपयोग करते हैं ना। किसका उपयोग करते हैं? विवेक का उपयोग करते हैं, अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं, और किसी भी व्यक्ति को जो क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है, देश के लिए कुछ कर सकता है, उसको क्या बना देंगे? प्रधानमंत्री या मंत्री भी बना सकते हैं। ध्यान देने की बात का यही था। कल बताया था ना कि जो है चुनाव हारने के बाद भी क्या बन सकते हैं आप? प्रधानमंत्री और मंत्री। तो कितने महीने के लिए बन सकते हैं? 6 महीने के लिए। किसके इच्छा अनुसार बन सकते हैं? राष्ट्रपति के। पर 6 महीने के अंदर अंदर क्या कराना है? उपचुनाव। और उपचुनाव में जीत हासिल करना अनिवार्य है। उपचुनाव जो होता है, ध्यान देना, जैसे मान चलिए 545 हैं। कितने हैं? हम बताए थे लगभग, यदि ये बात करें 300 की बात करें, ठीक है, ये 300 सीट किसके पास है? किसी एक पार्टी के पास है, किसी दल के पास है। ठीक है, अगर इस दल का जो पीएम है, मान चलिए वो क्या है? हार गया है। ठीक है, क्या हो गया है? हार गया है। पर 300 सीट तो उसके पास है ना। अब क्या है? बहुमत तो उसके पास है, 273 होनी चाहिए। सीट कितनी है? 300। बहुमत तो है, लेकिन जिसको पीएम बनना है वही हार गया है, क्योंकि 545 लड़े थे, जिसमें कितने सीट निकले हैं? 300 सीट निकली हैं। तो जिसको पीएम बनना था वही हार गए हैं। तब क्या किया जाएगा? ध्यान देना, इस 300 में एक ऐसा सीट चुना जाएगा, एक ऐसा सीट चुना जाएगा जहां से जीत निश्चित हो। क्या निश्चित हो? जीत निश्चित हो। किसकी जीत? जो हार गए हैं, यानी पीएम। उसको क्या कराया जाएगा? उस व्यक्ति से इस्तीफा दिलाया जाएगा कि आप क्या दीजिए? इस्तीफा दीजिए, और हम यहाँ क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ से जो पीएम बनेंगे, जो भी बनेंगे, वो क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे और फिर से जीत जाएंगे। अरे पीएम है, फिर से जीत जाएंगे। लेकिन जो इस्तीफा दिया है फिर वहाँ क्या किया जाएगा? उसको कुछ न कुछ पद दिया जाएगा ना। नहीं तो अपना लोकसभा यानी संसद, कौन सा सीट? सांसद का सीट कैसे छोड़ सकता है बताओ? कुछ न कुछ उसको लाभ दिया जाना चाहिए। बाद में बोला जाएगा ये मंत्री बना देंगे, वो मंत्री बना देंगे, नियुक्त करा देंगे, मनोनीत, बताया था ना, मनोनीत करा देंगे। चुनाव आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। पर ध्यान देना, प्रधानमंत्री, अच्छा वो संसद में बताएंगे। समझ में आया इतना भाई कि बिना जीते भी आप क्या कर सकते हैं? 6 महीने तक मंत्री या प्रधानमंत्री रह सकते हैं।
आपको चुनाव में जीतना अनिवार्य नहीं है। यदि पूरे 5 साल के लिए रहना है तो आप क्या करेंगे, मंत्री क्या कहें, अगर पूरे 5 साल के लिए रहना है तो चुनाव लोकसभा का जीतना अनिवार्य है, ठीक है। और एक मंत्री यानी एक व्यक्ति 2 जगह से लड़ सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो है वैकेंसी में तो नहीं है, बच्चे एक जगह से एक ही सीट भर सकते हैं। लेकिन देखिए राजनीति क्या है, अगर एक व्यक्ति है 2 स्थान से लड़ सकता है। यदि देखिए एग्जाम्पल हम लोग मोदी जी को ज़्यादा जानते हैं इसलिए मोदी जी को ले रहे हैं, ठीक है। इसके पहले वाले चुनाव 2024 में, इसके पहले वाले चुनाव में कहाँ लड़े थे भाई, बनारस जानते हो ना सब लोग। और एक बड़ौदा नाम है, क्या नाम है, बड़ौदा, ठीक है, यहाँ से लड़े थे, 2 जगह लड़े थे। और इनकी जीत, मोदी जी की जीत दोनों जगह हो गई। अब बताओ एक साथ पर 2 जगह तो लड़ सकते हैं लेकिन दोनों जगह सीट नहीं ले सकते हैं। एक जगह क्या देना होगा, इस्तीफा। तो मोदी जी जो है बनारस को लिए और बड़ौदा को क्या किए, छोड़ दिए। समझ में आया? तो कहाँ के सांसद बन गए मोदी जी, बनारस के सांसद हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, अब क्या है, ये सीट अगर छोड़े तो ये सीट तो खाली हो गई। अगर उसी समय अगर मोदी जी इस पर न लड़ते तो इससे भी कोई ना कोई प्रत्याशी जीतता, बीजेपी की ही जीतता, लेकिन जीतता तो। पर ये सीट अब क्या हो गई, खाली हो गई। तो ये सीट खाली होने के बाद कितने महीने के अंदर अंदर चुनाव करा लेना है, 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करा लेना है। और 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने को क्या कहा जाता है, उपचुनाव। अभी 10 सीटों पर चुनाव होने वाला है, 10 सीटों पर क्या होने वाला है, उपचुनाव होने वाला है, ठीक है। न्यूज़ में आ रहा होगा, आप लोग ध्यान दिए होंगे। समझ में आया क्या, एक व्यक्ति 2 जगह चुनाव लड़ सकता है, ठीक। 6 महीने तक मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है। पर 6 महीने के बाद क्या लेना पड़ेगा, ध्यान देना। मोरले ने प्रधानमंत्री को क्या कहा है, समकक्षों में प्रथम, किसने कहा है, मोरले। मोरले, ठीक है, क्या कहा है, प्रधानमंत्री में समकक्ष। म्यूरो ने कहा है मंत्रिमंडल एक स्टीयरिंग का काम करती है। क्या काम करती है, जैसे कार है ना या बाइक है तो उसकी स्टीयरिंग मेन होती है, जिधर हम घुमाएंगे उधर घूम जाएगी। उसी प्रकार क्या बोला है, म्यूर क्या बोला है कि मंत्रिमंडल किसकी तरह कार्य करता है, स्टीयरिंग की तरह। और ड्राइवर का काम कौन करता है भाई, प्रधानमंत्री, ठीक है। क्योंकि स्टीयरिंग जिधर घुमाएंगे उधर घूमेगा, लेकिन कौन घुमाएगा, प्रधानमंत्री ना। हमारे देश को विकास की तरफ ले जाना है या विकास से हट के ले जाना है, तो ये तो एक स्टीयरिंग हो गई, मंत्रिमंडल ही निर्धारित करेगा। पर किधर ले जाना है ड्राइवर ही तय करता है ना। तो ये कौन है, पीएम। देखिए इसकी चर्चा बस देखिए मोरले ने क्या कहा, मोरले नामक विद्या ने पीएम के समकक्षों में सबसे प्रथम, ठीक है, समकक्षों में क्या है, प्रथम। म्यूर ने क्या कहा, राजरूपी जहाज का स्टीयरिंग, क्या है, राजरूपी जहाज का स्टीयरिंग मंत्रिमंडल को कहा। किसको कहा, मंत्रिमंडल को। इधर देखो क्या कह रहा है नोट में, देखिए बिना संसद के सदस्य बने कोई व्यक्ति 6 माह तक पीएम या मंत्री रह सकता है, किंतु 6 माह के अंदर यानी भीतर उसे संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी, यानी वही जो है उपचुनाव में जीत हासिल करनी पड़ेगी। अब तक कुल देखिए बात करें कितने प्रधानमंत्री बन चुके हैं। देखिए सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे भाई, जवाहरलाल नेहरू। कब से कब थे, 47 से लेके 64 तक। उसके बाद देखिए
देखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ बने हैं, यहाँ बने हैं, यहाँ बने हैं। हाँ, 3 बार बने थे ये। ध्यान देना, 3 बार बने तो थे। एक ध्यान देना, पहली बार कितने साल के लिए बने, देखो 1-6, नहीं ये नहीं है, ये देखो 16/5 से 1-6, यानी लगभग कितना दिन बना इनका, 16/5 उसी सत्र में हो गया, 16 उधर 14 दिन बचा, इधर 1 दिन और 14, 1 15 दिन, कितना दिन बना, 15 दिन के लिए प्रधानमंत्री थे। वैसे 13 बोला जाता है 13 दिन के लिए, ठीक है, शपथ वगैरह जो लिए होंगे 13 दिन था, पर इसमें क्या दिया है, 15 दिन के लिए कौन केवल थे, अटल बिहारी वाजपेयी, और 13 दिन में इनकी सरकार क्या होगी, गिर गई थी, ठीक है। सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री कौन बने, अटल बिहारी वाजपेयी, कितने दिन के लिए, मात्र 13 दिन। अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ दोबारा बने। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी पे क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सरकार सबसे कम समय के लिए बनी है, ठीक है ना, 13 दिन के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा बनी। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी से पहले जब थे ये कांग्रेस से थे, किससे थे, कांग्रेस से। जब 13 दिन की सरकार बनी थी किस पार्टी से, कांग्रेस। जब दूसरी बार ये बने तो किससे बने भाई, भारतीय जनता पार्टी। एनडीए की चर्चा यहाँ भी है, देखो एनडीए पढ़ा दी है ना। एनडीए किसे कहते हैं, बताइए बताइए, एनडीए किसे कहते हैं। बीजेपी के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन क्या कहलाता है, और कांग्रेस के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन क्या कहलाता है, यूपीए ना। यूपीए का नाम बदला गया, क्या कर दिया गया है, इंडिया कर दिया गया है। इंडिया का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन ना, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट आई है इंक्लूसिव एलियंस, ठीक। ये सब याद कर लीजिए, ये यही सब तो पूछेगा। आगे देखिए, अब ये जब भारतीय जनता पार्टी बने तो कितने साल के लिए बने, देखो 98 में बने थे, 99 समाप्त हो गए, यानी लगभग 1 साल के लिए। सोचो इनके साथ यही दुर्दशा हो रही है भाई। वहाँ 13 दिन के लिए बने, 14 दिन के लिए, यहाँ कितने दिन के लिए बने, 1 साल मात्र। अब तीसरी बार बना सरकार 99-2004, ये पूरा 5 साल के लिए चला है। फिर उसके बाद आ जाएंगे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने 10 साल रहे, उसके बाद अभी तक हमारे मोदी जी चल रहे हैं। कितने साल हो गया है, लगभग ये 15 साल हो जाएगा। कितना साल हो जाएगा, 15 साल। अब आगे जब चुनाव होगा 2029 में तो डिसाइड होगा कि आगे भी मोदी जी चलेंगे कि यही इनका समाप्त होता है, ठीक। यहाँ तक प्रधानमंत्री की चर्चा समाप्त होती है, ठीक। अब आगे चर्चा है उप प्रधानमंत्री। किसकी चर्चा है, उप प्रधानमंत्री की। हम आप लोगों को बता दें, संविधान में, पूरे संविधान में उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री, ठीक है, इनका संविधान में कोई चर्चा नहीं है, ठीक है। ये संवैधानिक पद नहीं है, कैसे पद हैं, राजनीतिक पद हैं। कैसे हैं, राजनीति में फायदा उठाने के लिए ये उप मंत्री नहीं, उप प्रधानमंत्री, ठीक है। क्या होना चाहिए, उप प्रधानमंत्री, ठीक है। उप प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति हैं। कैसे पद हैं ये, राजनीतिक पद हैं, राजनीतिक पद हैं, संवैधानिक पद नहीं। संविधान में इनकी चर्चा नहीं है। बस क्या है, अभी तक कुल कितने उप मंत्री बने हैं, उप प्रधानमंत्री कितने बने हैं, अभी तक कुल 7 बने हैं। पहले कौन थे, सरदार पटेल। कौन थे भाई, सरदार पटेल। पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार पटेल। क्यों बनाया जाता है, देखिए मुख्य लक्ष्य तो ये है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, चलिए देखिए हकीकत क्या है। जैसे मान के लिए एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है, ठीक है। बहुमत के लिए कितनी सीट चाहिए, 273। कितनी सीट चाहिए, 273। एक पार्टी सी है, ठीक। अब देखिए ए के पास आया 230 आ गया, कितना आ गया, बी के पास आया मान चलिए 30 ना, बी के पास मान के लिए 60 आ गया, कितना आ गया, 60 आ गया। 80 के पास कितना गया, 545 टोटल है। अगर दोनों को मिला के 290 हो गया तो 80 के पास कितना जाएगा, 5, और 14 में से 5
255 किसके पास आ गया, सी के पास आ गया। ध्यान देना, ए के पास कितना आया 230, बी के पास कितना आया 60 और सी के पास कितना आया 255। अब सोचो किसी की सरकार बनेगी तीनों में, सरकार बनने के लिए सीट कितने चाहिए 273 ना। अगर सरकार बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, गठबंधन। गठबंधन क्या होता हम बता दिए ना। अब ध्यान देना, अब किस पे निर्भर करेगा, सी पर। ठीक है, ये तो दोनों सीट ज्यादा लिए हैं, एक हो नहीं सकते हैं, दोनों चाहेंगे प्रधानमंत्री हम बने, प्रधानमंत्री हम बने। अब सी देखिएगा कि किधर हमारा फायदा ज्यादा है। ठीक है, फिर इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, अब सी पर निर्भर है। अब ए ज्यादा ऑफर देगा तो ए इधर आ जाएगा, सी ज्यादा ऑफर देगा तो बी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो किसी ने कहा चलिए ठीक है आप मेरे साथ मिल जाइए, हम आपको क्या बना देंगे, उप प्रधानमंत्री। तो क्या करेगा, सी भागता भागता आएगा और ये जोड़ेंगे 290 और बहुमत के लिए कितना चाहिए था 273, बहुमत हो गया। समझ में आया कुछ, बहुमत हो गया ना। अब क्या हो गई, सरकार हो गई, और किसकी सरकार हो गई, ए प्लस बी की। ए क्या बनेगा, प्रधानमंत्री, बी क्या बनेगा, उप प्रधानमंत्री। यही होता है चुनाव का गठबंधन। ठीक है, बड़े बड़े पद मांग लिए जाते हैं गठबंधन में। अभी जो चुनाव हुआ था, तेजस्वी थे, नितिन थे बिहार के, डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि प्रधान मतलब सरकार बनेगी किसकी बनेगी, कांग्रेस की बनेगी कि बीजेपी की बनेगी। ठीक है, तो लगभग ये 5 जून को मालूम चला था, 5-6 जून को मालूम चला था। सोचो 1-2 दिन बाद मालूम चला, जब दिल्ली में मीटिंग हुई, नीतीश गए थे और तेजस्वी गए थे। ठीक है, सब लोग बैठ के मीटिंग किए, तो शायद वो लोग कांग्रेस से भी बोले थे हम इधर आएंगे उधर आएंगे। ठीक है, बीजेपी से बोले थे। जब बीजेपी से फाइनली मीटिंग हुई तो मालूम चला कि ये लोग किधर जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, और बीजेपी की सीट न से। तो बीजेपी की सरकार इस बार कैसे बनी, पूर्णतः गठबंधन बनी है, बहुमत से नहीं बनी है। पिछली बार बहुमत से बन सकती थी क्योंकि 304 सीट से किया था। ठीक है, लेकिन इस बार बहुमत से नहीं बनी क्योंकि 240 सीट या 241 सीट ही है बीजेपी की। ठीक है, तो कैसी सरकार है बीजेपी की, गठबंधन है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, एनडीए। एनडीए में कौन सी, एनडीए 3। ठीक, एनडीए 3। ये समझ में आया। उप प्रधानमंत्री केवल राजनीतिक पद है, अभी तक 7 लोग उप प्रधानमंत्री बने हैं। उप प्रधानमंत्री का लक्ष्य केवल ये है, जब प्रधानमंत्री कहीं कहाँ जाएंगे, कहीं विदेश घूमने जाएंगे, कहाँ जाएंगे, विदेश जाएंगे, कहीं भ्रमण जाएंगे, या कोई कार्य करने के लिए अपना सीट क्या किए, खाली कर दिए। प्रधानमंत्री कहीं विदेश वगैरह गए हैं तो इनका सीट क्या हो गया, खाली हो गया, तो इनके जगह कौन आएगा भाई, कौन पद भरेगा, उप प्रधानमंत्री। कौन भरेगा, अभी हमने बताया कि राष्ट्रपति एक, ध्यान देना, राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, लेकिन प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है, लेकिन उप प्रधानमंत्री संविधान में चर्चा नहीं है, संवैधानिक पद नहीं है, केवल ये राजनीतिक पद है बस। ठीक है, तो अब क्या है, प्रधानमंत्री के नीचे कौन होते हैं, उप प्रधानमंत्री, केवल उनकी सहायता करने के लिए। ठीक, सोचिए अगर उप प्रधानमंत्री ना होते और राष्ट्रपति पद खाली हो जाता तो उनके स्थान पे कौन जाता। कुछ समय सोचिए, जैसे अभी कोई उप प्रधानमंत्री है क्या, नहीं है ना, पर मोदी जी तो जाते हैं विदेश वगैरह घूमने, तो उनका जगह भरने कौन जाता है, तो गृह मंत्रालय जाता है। कौन जाता है, गृह मंत्री जाते हैं। कौन जाते हैं भाई, गृह मंत्री। गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। ठीक है, इतना समझ में आया ना। प्रधानमंत्री के पद यदि खाली हो गया तो उप प्रधानमंत्री भरेंगे, उप प्रधानमंत्री यदि नहीं है तब कौन जाएगा भाई, गृह मंत्री। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देखिए उप प्रधानमंत्री, इसके बारे में संविधान में स्पष्ट कोई चर्चा नहीं, हमने बताया संवैधानिक पद नहीं है।
राजनैतिक पद है। कैसे पद है? राजनैतिक उद्देश्य बनाया। जब प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो उप प्रधानमंत्री, ध्यान है ये क्या लिखा है, उप प्रधानमंत्री देश पर नियंत्रण रखते हैं, यानी उनके पद को संभालते हैं। जब उप प्रधानमंत्री नहीं रहता, अभी नहीं है, तब कौन संभालेगा? गृह मंत्री संभालेगा, देश पर नियंत्रण करेगा। अभी तक कुल कितने बने हैं भाई? 7 बने हैं। पहले कौन थे? सरदार पटेल। आखिरी कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक, अब आपकी चर्चा होगी देखिए 73 से हम बताए हैं। 73 में क्या था? संघ की कार्यपालिका का विस्तार करेंगे ना, संघ की कार्यपालिका का विस्तार करेंगे। यदि कोई विदेश से समझौता करके आए हैं तो हम देश के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में, किसी भी स्थान पर क्या कर सकते हैं? लागू कर सकते हैं ना। आगे देखिए 74 में क्या है? 74 में है मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की चर्चा है। क्या है? मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की चर्चा किसमें है? 74 में है। ठीक है, पर 75 में क्या है? 75 में अन्य मंत्रियों की चर्चा। किसकी चर्चा भाई? अन्य मंत्रियों की चर्चा है। तो समझ में 73, 74, 75। 74 में क्या है? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की चर्चा। और 75 में क्या है? अन्य मंत्रियों की चर्चा। 76 में क्या है? महान्यायवादी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। आर्टिकल नंबर 76 महान्यायवादी। महान्यायवादी, महान्यायवादी में यदि हम बात करें, वादी माने क्या होता है? केस दर्ज करने वाला। ठीक है, महान्यायवादी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल। क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल। हाफ में कहते हैं एजी, यानी शॉर्ट में क्या कहते हैं? ओ एजी वाला नहीं, एजी ओजी सुनो जी ना। ये एजी माने होता है अटॉर्नी जनरल, यानी महान्यायवादी। ये एक कैसा पद है? संवैधानिक पद है। ठीक है ना, क्यों? तभी तो आर्टिकल में दिया गया है। इनकी योग्यता किसके बराबर होती है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी योग्यता होती है। सोचिए किनकी योग्यता? महान्यायवादी। महान्यायवादी होते क्या हैं? केंद्र सरकार यानी संघ सरकार के क्या होते हैं? सलाहकार होते हैं। क्या होते हैं? सलाहकार होते हैं। संघ सरकार, ध्यान देना, केंद्र सरकार या संघ सरकार का मतलब ये है कि मंत्री परिषद में जितने भी लोग हैं, ये जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री की ही चर्चा अकेले हो रही है। ठीक है ना, मंत्री परिषद में, मंत्रिमंडल में जितने लोग होते हैं सब कैसे होते हैं? वो संघ सरकार में आते हैं, यानी केंद्र सरकार में आते हैं। बस समकक्षों में कौन प्रथम है? प्रधानमंत्री। इसलिए उन्हें हम एक अलग पद दे दिए। क्या दे दिए? प्रधान, अलग नाम ही दे दिए ना, प्रधानमंत्री। समझ में? महान्यायवादी का क्या होता है भाई? योग्यता किसके बराबर होती है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद महान्यायवादी का कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल कितने वर्ष होता है भाई? 5 वर्ष नहीं होता, ध्यान ना, पूर्ण 5 वर्ष नहीं होता है। ये होते हैं राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार। क्या होता है? राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार। पर ये एग्जाम में नहीं आएगा कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन में ये नहीं आएगा कि जो है 5 वर्ष होता है, आएगा लेकिन ये वाला सही नहीं होगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा कि राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार आएगा। क्या? ध्यान देना, इच्छा अनुसार को ही कहा जाता है प्रसाद पर्यंत। समझ में आया? एक शब्द उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? प्रसाद पर्यंत। इच्छा अनुसार को ही क्या कहते हैं हम? प्रसाद पर्यंत। यानी जब तक
राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक आप क्या बने रहेंगे, महान्यायवादी बने रहेंगे। यदि राष्ट्रपति की इच्छा नहीं है तो आप महान्यायवादी के पद से हट जाएंगे। अगर देखा जाए राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता, किसकी इच्छा पर करता है? पीएम पे, ठीक है ना। वो तो राष्ट्रपति करते हैं, सबकी नियुक्ति करते हैं, सबकी ट्रांसफर करते हैं। क्या कह रहे हो? अच्छा, ठीक, तो ध्यान देना। तो अभी हमने बताया महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार, महान्यायवादी का योग्यता कितना होता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर। महान्यायवादी को वेतन नहीं मिलता। देखो, महान्यायवादी को क्या नहीं मिलता? वेतन नहीं मिलता, पर जितने भी सुविधाएं होंगी सब मिलेंगे। आवास मिलेगा, गार्ड मिलेंगे, ठीक है, यानी जितने भी सुविधाएं होंगी सब मिलेगा, पर केवल नहीं क्या मिलेगा? वेतन। वेतन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ध्यान, अच्छा आप ये पहले ध्यान देना, महान्यायवादी का मुख्य कार्य क्या है? यदि संघ सरकार पर कोई केस हो जाता है, संघ सरकार पर कोई केस हो जाता है या कोई मुकदमा हो जाता है, तो उस मुकदमा को कौन लड़ता है? महान्यायवादी। ये क्या है? वकील है। क्या है? वकील है, ठीक है, सबसे बड़ा वकील, ठीक। तो महान्यायवादी का मुख्य कार्य, संघ सरकार पर यदि कोई केस होता है, उसका मुकदमा होता है, तो उसको लड़ने के लिए कौन जाता है? महान्यायवादी, ठीक है। महान्यायवादी काम समझ में आया। इसको वेतन नहीं मिलता, बाकी सब सुविधाएं मिलती हैं। गार्ड यानी सुरक्षा के लिए मिलते हैं। क्या मिलता है? आवास मिलता है, रहने के लिए मिलता है, ठीक है। वेतन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि संघ सरकार का मुकदमा लड़ने के बजाय, ध्यान देना, संघ सरकार का मुकदमा लड़ने के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के भी मुकदमा ये लड़ सकता है। यानी जैसे मान चलिए कोई और चाहे कि हमारा भी मुकदमा महान्यायवादी लड़े, नॉर्मल आदमी, तो महान्यायवादी लड़ सकता है, पर एक कंडीशन ये है। कंडीशन क्या है? कि उसका मुकदमा किसके खिलाफ नहीं होना चाहिए? संघ सरकार के खिलाफ। क्योंकि देखिए, संघ सरकार की तरफ से तो लड़ेगा ही ना, इसीलिए तो इसकी नियुक्ति की गई है, इसीलिए नियुक्ति की गई है ना। अब क्या है, कोई व्यक्ति आया, मान चलिए एक व्यक्ति आया, ये भी मुकदमा दर्ज किया, ये भी चाह रहा है मेरे तरफ से कौन लड़े, मेरा वकील कौन हो? महान्यायवादी हो। अब महान्यायवादी ठीक बोला, ठीक है, तैयार हो गया। पर अब क्या कह रहा है ये कि ये चुनाव जो हमारा मुकदमा है किसके खिलाफ है? संघ सरकार। तो मना कर देगा, क्योंकि एक ही वकील दोनों तरफ से लड़ सकता है क्या? पर ये तो पैसा दे रहा है, ये तो पैसा नहीं देते हैं, पैसा नहीं देते ना, उनका वेतन है क्या कुछ? महान्यायवादी का वेतन नहीं होता, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या, लेकिन फिर भी इनका क्या करेगा? मना कर देगा। और किसी के खिलाफ होता इनका मुकदमा तो महान्यायवादी लड़ लेते, ठीक है। देखिए, वकीलों का वेतन कुछ भी नहीं होता, लेकिन कमाते हैं जज से ज़्यादा। क्योंकि जज का क्या होता है? एक लिमिट होता है वेतन, नहीं मिलता, ठीक है। जज का वेतन क्या होता है? एक फिक्स होता है। लेकिन महान्यायवादी नहीं, हम वकील की बात करें, क्योंकि वकील महान्यायवादी एक ही हैं। वकील की बात करें, एक एक ऐसे वकील हैं ना, एक एक केस के लिए 5-5 लाख 10-10 लाख करोड़ रुपए ले लेते हैं। जैसे मान चलिए हमारे देश में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? अडानी अंबानी ना। अब उन पर कोई केस हुआ तो नॉर्मल वकील लेंगे कि महान्यायवादी लेंगे, या फिर उनके बराबर योग्यता रखने वाले ऐसे वकील रहेंगे? अब उनके पास अरबों खरबों रुपए है, तो इनका फीस भी तो बहुत ज़्यादा होगा, लाखों करोड़ों में रहेगा फीस। कहीं वेतन जितना पाते उससे ज़्यादा कमा लेते हैं, समझ में? तो इसीलिए इनको वेतन नहीं मिलता। क्या मिलता? आवास मिलता है और सुरक्षा के लिए गार्ड मिलते हैं, समझ में? क्या कैसे क्या कह रहे मतलब? हाँ, आवाज सफी नहीं आ रही है। हाँ हाँ,
प्राइवेट वकील को? ये संभव नहीं है भाई, ये संभव नहीं है, क्योंकि भारत में बहुत बहुत वकील हैं। झारखंड में होता होगा फिर। हाँ, तो ये कंडीशन अगर 65 वर्ष से अधिक है तब हो सकता है, तब कम वकील होंगे। अच्छा, ये महान्यायवादी इतना समझ में आया। महान्यायवादी चुनाव कहाँ, चुनाव कह रहे हैं, कहाँ कहाँ मुकदमा लड़ सकते हैं। महान्यायवादी को हम क्या कह सकते हैं? एजी कह सकते हैं। इनका योग्यता किसके बराबर है भाई? सुप्रीम कोर्ट के। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की योग्यता है तो सुप्रीम कोर्ट में तो लड़ ही सकते हैं। जैसे मान के लिए कोई टीचर अगर 10 में पढ़ा रहा है तो 10 तो पढ़ा सकता है, तो 8 भी तो पढ़ा सकता है, 6 भी पढ़ा सकता है, नहीं पढ़ा सकता है। तो इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट के बाद हम बात करें तो हाई कोर्ट में लड़ ही सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट छोटा होता है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ ही सकता है। तो महान्यायवादी तीनों कोर्ट में लड़ सकता है, ठीक है। इसकी सहायता के लिए, महान्यायवादी की सहायता के लिए आते हैं सॉलिसिटर जनरल। कौन आते हैं? सॉलिसिटर जनरल। ये क्या करते हैं? इनकी सहायता करते हैं। इनकी योग्यता किसके बराबर होगी? हाई कोर्ट के जज के बराबर। किसके बराबर होगी? हाई कोर्ट के जज के बराबर। अच्छा, हाई कोर्ट के जज के बराबर यदि इनकी योग्यता है, क्या सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे? नहीं लड़ सकते हैं। कहाँ कहाँ लड़ सकते हैं? ये हाई कोर्ट के जज के बराबर है तो हाई कोर्ट में लड़ेंगे, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लड़ सकते हैं। समझ में इतना? इनकी सहायता के लिए आते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ध्यान देना, इनकी योग्यता किसके बराबर होती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बराबर। किसके बराबर होती है? अच्छा, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बराबर है तो सुप्रीम कोर्ट में तो लड़ ही नहीं सकते, हाई कोर्ट में लड़ ही नहीं सकते हैं, तो कहाँ लड़ेंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ये समझ में आया? नहीं बदलेगा, एक एक हो गया। समझ में आया क्या इतना? एजी जो है यानी अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है, इसलिए ये तीनों में लड़ सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल हाई कोर्ट के जज के बराबर इनकी योग्यता होती है, इसलिए हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ सकते हैं। ये क्या है? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल किसके जज के बराबर होती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बराबर होती है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ेंगे और बाकी कहीं लड़ेंगे। देखिएगा, ये क्या होता है? इनकी चर्चा किसमें है भाई? 76 में है, ठीक है। ये क्या होते हैं? कानूनी सलाहकार होते हैं। किसका? केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये भी पूछेगा, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, यानी महान्यायवादी या संसद। ये मुख्य बात है भाई, ध्यान देना, इस पर भूल गया था। देखिए, जैसे क्या है, महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, संसद है ना। महान्यायवादी यानी एजी संसद का सदस्य नहीं होता, फिर भी कहाँ भाग लेता है? लोकसभा में बैठता है, ठीक है। कहाँ बैठता है? लोकसभा में बैठता है। अगर कोई विधेयक पारित हो रहा है उसमें भाग लेता है। सही क्या है गलत क्या है उसको बताएगा, पर वोटिंग के समय जब वोट पड़ने लगेगी, यानी जब पारित होने का समय आएगा तो चाय पीने निकल जाएगा, ठीक है। मतलब वोट में भाग नहीं लेता, ठीक है। वोटिंग नहीं कर सकता है पर कार्यवाही में भाग ले सकता है, ठीक है ना। कहाँ बैठता है महान्यायवादी? लोकसभा यानी संसद में बैठता है। क्यों? क्योंकि सभी नियम वहीं से पारित होते हैं, तो ये देखता रहता है कि सही है या गलत है, अपनी राय देने के लिए। देखिएगा, या संसद का सदस्य नहीं होता किंतु कार्यवाही में भाग लेता है, मतदान नहीं कर सकता। वही वोटिंग के समय ये क्या करता है? बाहर चला आता है, ठीक है। मतदान नहीं कर सकता लेकिन कार्यवाही में भाग लेता है। इन्हें वेतन संचित विधि से नहीं दिया जाता। विधि की जगह निधि होना चाहिए था, संचित निधि से नहीं दिया जाता। वेतन की चर्चा नहीं, ये पूर्णकालिक नहीं होते, ठीक है। ये कैसे होते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी इच्छानुसार होते हैं, ठीक है।
क्यों? क्योंकि ये निजी व्यक्ति का मुकदमा लड़ सकते हैं। निजी माने केंद्र सरकार से हटकर जो अन्य व्यक्ति हैं उनका भी मुकदमा क्या कर सकते हैं, ये लड़ सकते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार पर किसी भी मुकदमे का, किसी भी प्रकार के मुकदमे को महान्यायवादी लड़ सकते हैं। यह मुकदमे को भारत के किसी भी न्यायालय में लड़ सकता है, भारत के किसी भी न्यायालय में। योग्यता सुप्रीम कोर्ट के बराबर है, तो हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, यही 3 प्रकार के कोर्ट ही हैं। तो किसी भी राज्य में किसी भी कोर्ट में लड़ ही सकता है। देखिए, क्योंकि इसकी योग्यता किसके बराबर होती है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं बोलना है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। देख ध्यान देना, इसकी सहायता के लिए कौन आता है? सॉलिसिटर जनरल, जिसको क्या कहते हैं हम? एसजी कहते हैं। एसजी की सहायता के लिए कौन आता है? एडिशनल जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जिसको हम क्या कहते हैं? एएसजी कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान देना। वर्तमान में कौन है? आरके वेंकटरमणि। ठीक है, ये क्या है? वर्तमान में महान्यायवादी हैं। अब देखिए चर्चा कहाँ भाई? 76 में। योग्यता किसके बराबर होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। बता दिए। एजी की योग्यता किसके बराबर है? एससी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, और सॉलिसिटर जनरल का हाई कोर्ट के बराबर, और एडिशनल सॉलिसिटर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बराबर। अच्छा, जिसका योग्यता सुप्रीम कोर्ट के बराबर हो तीनों में, जिसका हाई कोर्ट में है तो केवल 2 में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ सकता है। जिसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बराबर है योग्यता, केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ सकता। यहाँ तक आपका समाप्त होता है 76 तक।